भी रात का अंधेरा पूरी तरह छंटा भी नहीं था कि गाजियाबाद शहर की कोतवाली के इस्लामपुर मोहल्ले में स्थित एक मकान से औरतों के जोर जोर से रोने की आवाज़ों ने आस पड़ोस के लोगों की नींद में खलल पैदा कर दी। जो लोग जल्दी उठ जाते थे वह और जो अभी रजाइयों में दुबके नींद की आगोश में समाये हुए थे हड़बड़ाकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। ये रोने की आवाज़ें नन्हे ठेकेदार के घर से आ रही थीं। नन्हे ठेकेदार के घर में जरूर कोई अनहोनी हुई है, ये सोचकर लोग उसके दरवाजे पर जमा होने लगे। कुछ बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने नन्हे ठेकेदार के घर का दरवाजा थपथपाकर जोर से पूछा, नन्हे क्या हो गया है? नन्हे ठेकेदार कुछ ही देर में दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसके चेहरे पर आंसुओं की मोटी मोटी लकीरें थीं, जो रेंगती हुई उसके कुर्ते का अगला भाग भिगो रही थीं। क्या हुआ नन्हे? एक बुजुर्ग ने घबराए स्वर में पूछा। तुम रो रहे हो? अंदर औरतें भी रोना पीटना कर रही हैं। हुआ क्या है भाई? मेरी बेटी गुल्फशा, नन्हे इतना ही कह पाया तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। वह फक कर रोने लगा। अड़ोस पड़ोस के लोग अधूरे वाक्य का अर्थ निकालने का प्रयास करते हुए दरवाजे से अंदर घुस गए। अंदर बरामदे में चारपाई पर 20 वर्षीय गुल्फशा पीठ के बल पड़ी थी। उसका शरीर बेजान बेहरकत था। देखने से ही समझ में आ रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। चारपाई के पास घर की औरतें बैठी छाती पीट कर रो रही थीं। सिरहाने की तरफ नन्हे के दोनों बेटे तौहीद और मोहित गमजदा खड़े थे। नन्हे ठेकेदार भी अंदर आ गया। वह अभी भी रो रहा था। ये सब कैसे और कब हुआ नन्हे? एक व्यक्ति ने जो उम्र में नन्हे से बड़ा था पूछा। उसके स्वर में हैरानी थी। पता नहीं इब्राहिम, हम सब सोए हुए थे। गुल्फशा भी अपनी अम्मी के कमरे में सो रही थी। वह बाहर बरामदे में कब और कैसे आ गई, उसके साथ क्या घटा, कुछ नहीं मालूम। सुबह मेरी बीवी शमशीदा गुस्लखाने में जाने के लिए उठी तो उसे बरामदे की चारपाई पर गुल्फशा मृत नजर आई। उसने चीखते हुए मुझे उठाया, फिर मेरे बेटों और बहू को। हमने बाहर गुल्फशा को चारपाई पर इस हालत में देखा तो सभी रोने लगे। नन्हे ने भर्राए आवाज में बताया। क्या गुल्फशा की तबीयत खराब थी? एक बुजुर्ग ने प्रश्न किया तो तुरंत एक महिला बोल पड़ी। कल शाम को तो मैंने गुल्फशा को भली चंगी हालत में देखा था। हाँ, शाम को तो ये ठीक थी और खुश भी थी। हमने इसके लिए एक लड़का देखा है। ये बात इसकी अम्मी ने इसे बता दी थी। इसी से बहुत खुश लग रही थी। यह शाम को अपनी सहेली से मिलने चली गई थी, नन्हे ने बताया। पुलिस को इत्तिला दी क्या? किसी ने टोका। पुलिस का केस थोड़ी है। पास खड़ा तौहीद जल्दी से बोला, यह अटैक से मर गई लगता है। मामला संदिग्ध है तौहीद। पुलिस को तो इत्तिला देनी ही होगी। वही जांच पड़ताल करवाएगी कि भली चंगी लड़की अचानक क्यों मर गई। इब्राहिम ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, इब्राहिम ठीक कह रहे हैं। 2-3 लोगों के स्वर उभरे तो नन्हे ने सिर हिलाकर कह दिया, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तब तक नन्हे के भाई का लड़का मोहम्मद दाऊद वहां आ गया था। उसने गुल्फशा की लाश को देखा, लोगों की बातें सुनी तो अपना मोबाइल निकालकर कोतवाली का नंबर मिला दिया। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर दूसरी ओर से किसी पुलिस वाले की रौबदार आवाज उसके कानों से टकराई। थाना कोतवाली से मैं SHO अमित कुमार खारी बोल रहा हूँ। बताए, कैसे फोन किया आपने? सर, मैं मोहल्ला इस्लामपुर से दाऊद पुत्र आफ्ताब अली बोल रहा हूँ। मेरी चचेरी बहन गुल्फशा यहाँ चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी मिली है। आपको सूचना देना जरूरी लगा तो फोन किया है। ओह, दूसरी ओर से खारी का स्वर गंभीर हो गया। आप हमें अपना पूरा एड्रेस बताए। मोहम्मद दाऊद ने उन्हें अपने चाचा के घर का पूरा पता बता दिया और फोन काट कर जेब में डालते हुए बोला, गुल्फशा की लाश को कोई हाथ न लगाए। पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी। सभी चारपाई से पीछे हट गए। जो महिलाएं रुदन कर रही थीं, उनका रुदन भी थम गया। हाँ, गुल्फशा की अम्मी शमशीदा अभी भी घुटनों में मुंह रखकर धीरे धीरे सिसक रही थी। थोड़ी देर में ही कोतवाली थाने के SHO अमित कुमार खारी अपनी टीम के साथ वहां आ गए। उनकी टीम में इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, SI विनेश कुमार, राजीव कुमार, महिला कांस्टेबल दीपिका व अनुज कुमार, सहायक चौकी इंचार्ज कैला भट्टा, अनंतपाल राठी थे। कांस्टेबल दीपिका ने लाश का निरीक्षण कर SHO खारी को बताया, सर, गुल्फशा की गर्दन पर खरोंच के निशान हैं और सूजन भी है। लगता है इसे गला घोंट कर मारा गया है। इसकी कलाई पर भी खरोंच के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद SHO पूछताछ के लिए अपने साथ नन्हे, उसके बेटों, बहू और नन्हे की बीवी शमशीदा को लेकर घर की बैठक में आ गए।
उन्होंने नन्हे के चेहरे पर गहरी नजरें जमा कर सख्त लहजे में पूछा, तुमने गुलशा को क्यों मारा? क्या कह रहे हैं साहब? नन्हे घबरा कर बोला, गुलशा मेरी लाडली बेटी थी। मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। मैंने उसे कभी चांटा तक नहीं मारा साहब। लेकिन गुलशा का गला घोटा गया है। ये काम घर के लोगों का ही हो सकता है, कोई बाहर से तो उसका गला घोटने नहीं आ सकता। अब तुम सब सच सच बताओ, क्यों और किस कारण से गुलशा का गला घोटा गया है? खारी के स्वर में अभी भी सख्ती थी। ये काम हम क्यों करेंगे साहब? इस बार शमशीदा सामने आकर रुआं से स्वर में बोली, हम अपनी ही बेटी को क्यों मारेंगे भला? यह मालूम हो जाएगा तो बता दूंगा। खारी ने कंधे झटके, नन्हे मुझे बताओ, गुलशा की लाश तुम लोगों ने कब देखी? साहब, सबसे पहले गुलशा की मृत लाश को मेरी बीवी ने देखा। वह गुस्लखाने में जाने के लिए उठी तो इसे बेटी बाहर चारपाई पर मृत अवस्था में दिखाई दी। इसने घर के बाकी लोगों को ये जानकारी दी तो रोना पीटना शुरू हो गया। गुलशा क्या बाहर ही सोई थी? एसएचओ ने अलग प्रश्न किया। नहीं साहब, वह मेरे साथ मेरे कमरे में सोती है। रात भी मेरे पास ही चारपाई पर सो रही थी। फिर वह बाहर कैसे पहुंच गई, ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। इस बार तौहीद आगे बढ़ाया, क्या आप लोग मेन गेट खुला रख कर सोते हैं? जी नहीं, नन्हे तुरंत बोला, रात को मैंने खुद उसे बंद किया था साहब। तब तो अंदर के किसी व्यक्ति ने ये दरवाजा खोलकर हत्यारे को अंदर बुलाया है और गुलशा का कत्ल करवाया है। एसएचओ ने अपना अनुमान व्यक्त किया। श्री खारी ने अपना अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिया, नन्हे अब एक बात बहुत ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था? छी, नन्हे ने मुंह बिगाड़ा, गुलशा पाक ख्यालात की लड़की थी साहब। गुलशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस टीम थाने की ओर लौट रही थी तो रास्ते से ही एसएचओ ने अपने उच्चाधिकारियों को इस हत्याकांड की सूचना दे दी। गुलशा की लाश का पोस्टमार्टम 3 नवंबर 2022 को नहीं हो सका था। उसकी हत्या का मामला एसआई अनंतपाल द्वारा वादी के तौर पर 4 नवंबर को थाने में धारा 302-34 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया। हत्या करने वाला अज्ञात था। इस मामले को खोलने के लिए एसएसपी ने एसएचओ अमित कुमार खारी, इंस्पेक्टर सुरेंद्रपाल सिंह, एसआई विनेश कुमार, संजीव सिंह चौहान, अनंतपाल राठी, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार और कांस्टेबल इमरान सलमानी की टीम गठित की गई, जिसे अमित खारी के निर्देशन में काम करना था। एसएचओ का अनुमान था कि गुलशा का कोई चाहने वाला रहा है जो उससे मिलने रात को चुपके से दरवाजे पर आया, जिसे स्वयं गुलशा ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करवाया। उनके अनुमान से गुलशा का जिससे टांका भिड़ा था उसे उसने ही बुलवाया उस रात या पहले भी। वह इसी प्रकार चोरी छिपे उसे घर में बुलाती रही होगी। वह कल रात भी गुलशा के बुलाने पर आया। किसी बात पर उसका गुलशा से झगड़ा हा और उसने गला घोटकर मार डाला। विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया कि टीम के लोग प्रेमी वाले एंगल को ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए पड़ोसियों से पूछताछ, गुलशा की सहेलियां और उसका मोबाइल, इन 3 पॉइंट्स पर काम करने के लिए टीम थाने से निकल गई। सभी को अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए थे। एसआई सुरेंद्र और विनेश ने नन्हे के पड़ोसियों से गुपचुप तरीके से गुलशा के चरित्र के बारे में पूछताछ शुरू की तो एसआई अनंतपाल मृतका के मोबाइल फोन को हासिल करने के लिए सीधे नन्हे के घर पहुंच गए। फोन से स्थिति काफी साफ हो सकती थी। एसआई संजीव सिंह चौहान और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार उनके साथ थे। नन्हे के घर में अभी भी मातम का माहौल था। अनंतपाल ने नन्हे को एक तरफ बुलाकर पूछा, नन्हे मुझे गुलशा का मोबाइल फोन चाहिए। सर, देखता हूँ, नन्हे ने कहा और कमरे में चला गया। थोड़ी देर में ही वह वापस आ गया। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने मोबाइल अनंतपाल को देते हुए पूछा, साहब क्या गुलशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? अभी नहीं, शाम तक आने की उम्मीद है। उस रिपोर्ट का हमें भी बेचैनी से इंतजार है। अनंतपाल मोबाइल लेकर अपने साथियों के साथ कोतवाली लौट आए। मोबाइल की जांच शुरू हुई तो उसमें जिन नंबरों पर ज्यादा बातें हुई थी उन्हें टेरस करने के लिए नंबर मिलाकर एक कागज पर दूसरी ओर से बात करने वाले का नाम पता पूछकर दर्ज किया गया। इनमें 4 नंबर गुलशा की सहेलियों के थे, लेकिन एक नंबर पर बात करने से मालूम हुआ कि वह दासना गेट में रहने वाले किसी समीर सलमानी का था। गुलशा इस नंबर पर ज्यादा बातें किया करती थी। एसआई अनंतपाल को शक हुआ कि यह समीर नाम का शख्स ही गुलशा का प्रेमी हो सकता है। अनंतपाल अपने साथियों के साथ इस शख्स से मिलने दासना गेट के लिए निकल पड़े। दासना गेट के मस्जिद कंपाउंड में समीर सलमानी का घर था।
वह घर पर ही मिल गया। उसे साथ लेकर अनंतपाल कोतवाली लौट आए। रास्ते में समीर से कोई सवाल नहीं किया गया। उसे एसएचओ खारी के सामने बिठाया तो वह हैरान परेशान था। उसने डरते डरते पूछा, सर मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे यहाँ लाया गया है? तुम्हारा नाम समीर ही है ना? एसएचओ ने प्रश्न किया। जी सर, मैंने घर पर और फोन पर भी अपना नाम पता बता दिया था। मेरा नाम समीर सलमानी है। मेरे अब्बू का नाम शौकत सलमानी है। तुम गुल्फशा को जानते हो समीर? तुम्हारा नंबर हमें उसके मोबाइल फोन से मिला। हमें ये बताओ तुम्हारा उससे क्या संबंध है? सर वह मेरी प्रेमिका है। 2 साल से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा है। ओह, एसएचओ ने होठों को सिकोड़ा। हमारा अनुमान सही निकला, गुल्फशा का कोई प्रेमी रहा है, वह तुम निकले। अब सीधी तरह ये बता दो, तुमने गुल्फशा को क्यों मारा? तब क्या गुल्फशा को किसी ने मार डाला? समीर ने घबरा कर पूछा। किसी ने नहीं बेटा, तुमने उसका गला दबाया है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? इस बार अनंतपाल ने सख्त स्वर में पूछा। मैंने गुल्फशा को नहीं मारा साहब, समीर कहते हुए फफक कर रोने लगा। रोते हुए ही बोला, मैं गुल्फशा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। गुल्फशा भी मुझे सच्चे दिल से चाहती थी। वह मुझसे निकाह करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। क्यों? तुम दोनों तो एक ही मजहब से हो, जवान और देखने में हैंडसम भी हो। फिर गुल्फशा के घर वालों को तुमसे उसका निकाह करने में क्या दिक्कत थी? गुल्फशा का भाई तौहीद और उसकी अम्मी का कहना था कि मैं छोटी जाति से हूँ, इसलिए यह निकाह संभव नहीं है। छोटी जाति? राठी ने उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमा कर पूछा, किस जाति के हो तुम? नहीं है हम साहब। गुल्फशा को मैंने अपने बारे में सब बता रखा था। वह मुझे पसंद करती थी, उसने कभी मेरी जाति को लेकर सवाल नहीं किया। लेकिन उसके घर वाले इस निकाह के सख्त खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि गुल्फशा मुझसे मिले। उसके भाई तौहीद ने मुझे गुल्फशा के साथ मिलते 2-3 बार देखा था। उसने मेरे सामने गुल्फशा को पीटा था और मुझे भी 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। मुझे वह धमकी भी देता था कि अगर मैंने गुल्फशा का पीछा नहीं छोड़ा तो वह मुझे जान से मार देगा। कल तुम गुल्फशा से मिले थे? श्री राठी ने पूछा। हाँ, गुल्फशा ने मुझे फोन करके यहाँ इस्लामपुर के एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। वह बहुत परेशान और टेंशन में थी। उसने मुझे बताया था कि उसके लिए अब्बू अम्मी ने एक लड़का देखा है जिससे उसके निकाह की बात चल रही है, लेकिन वह ये निकाह नहीं करेगी। वह मुझ पर दबाव बना रही थी कि मैं उसे लेकर भाग चलूं। लेकिन सर, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने गुल्फशा को प्यार से समझाया कि हम निकाह करेंगे, भाग कर नहीं बल्कि समाज के सामने। मेरे समझाने पर गुल्फशा खुशी खुशी घर लौट गई थी। लेकिन सर, रात में कोई और कोई क्यों सर, उसके घर वालों ने ही उसे मार डाला, उसकी जान ले ली। समीर फिर सुबकने लगा। श्री राठी ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। यानी तुम्हारा गुल्फशा की हत्या में कोई हाथ नहीं है? मुझसे कैसी भी कसम ले लीजिए सर, मैं अपनी गुल्फशा, जिसे मैंने टूट कर चाहा, जिसके लिए सुनहरे सपने बुने, मैं उसे क्यों मार डालूंगा? उसकी मौत ने तो मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया है। मैं अब गुल्फशा के बगैर कैसे जी पाऊंगा? समीर फफक कर रोते हुए बोला। गुल्फशा से कैसे पहचान हुई थी समीर? अनंतपाल ने प्रश्न किया। मैंने सबसे पहले उसे इस्लामपुर के बड़े बाजार में उसकी सहेली के साथ देखा था। वह कोई सूट खरीदना चाह रही थी। मैं भी अपनी बहन के लिए सूट खरीदने आया था। मैं ईद पर अपनी बहन को कीमती सूट देना चाहता था। मुझे जो सूट पसंद आया था वही सूट गुल्फशा को भी पसंद था, लेकिन उस सूट का दुकानदार के पास एक ही पीस था। गुल्फशा ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये सूट उसे खरीदने दूं। मैंने उसकी बात मान ली और गुल्फशा को वह सूट खरीदने दिया। वहीं से वह मेरी ओर आकर्षित हुई थी। उसने मेरा नाम और मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद वह मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। धीरे धीरे हमारी ये बातें मुलाकातों में बदल गईं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। करीब 2 साल से हमारी मोहब्बत गहरी और गहरी होती चली गई। लेकिन आपने गुल्फशा की हत्या की खबर सुना दी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अनंतपाल ही नहीं, एसएचओ खारी और अन्य एसआई यह मान चुके थे कि समीर ने गुल्फशा को नहीं मारा। लेकिन अभी असली हत्यारा कानून की पकड़ से दूर था, इसलिए समीर को शक का लाभ नहीं दिया जा सकता था। समीर के पिता शौकत सलमानी अपने रिश्तेदारों के साथ थाना कोतवाली आ गए थे। उनका भी यही कहना था कि समीर गुल्फशा को सच्ची मोहब्बत करता था। उसने उससे निकाह करने की बात उन्हें बता दी थी।
वह गुल्फशा के घर बेटे का रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन लड़की के भाई तौहीद ने सख्ती से यह रिश्ता ठुकराते हुए कहा था कि हम समीर को समझा दें कि वह गुल्फशा से न मिले, वरना अंजाम बुरा होगा। हमने समीर को बहुत समझाया, लेकिन यह अपनी जिद पर अड़ा रहा। परिणाम गुल्फशा को उसके भाई ने अपनी झूठी शान के लिए मार डाला। साहब, आप तौहीद को पकड़िए, सब हकीकत सामने आ जाएगी। शाम तक समीर को थाने में बिठाया गया। शाम को गुल्फशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें उसकी हत्या का कारण गला घोटना बताया गया। उसे 2 नवंबर की रात 12 बजे से 3 बजे के बीच मारा गया था। समीर इस वक्त घर में सोया हुआ था। उसकी फोन की लोकेशन ट्रेस करने से भी पता चला कि उसका फोन रात में दासना क्षेत्र में ही था। अब तक विनेश और सुरेंद्रपाल भी नन्हे के पड़ोसियों से पूछताछ करके लौट आए थे। पड़ोसियों द्वारा बताया गया था कि तौहीद गुल्फशा से मारपीट करता था। रात को भी उसने गुल्फशा को पीटा था। गुल्फशा और समीर से मोहब्बत के कारण तौहीद की समाज में बदनामी हो रही थी। संभव है गुल्फशा को उसी ने मारा हो। SHO और SI अनंतपाल ने सलाह मशविरा करने के बाद नन्हे के घर दबिश दी। तौहीद और मोहित घर में ही मिल गए, लेकिन नन्हे और शमशीदा घर से फरार हो गए थे। तौहीद और मोहित को थाने में लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो तौहीद टूट गया। उसने बेहिचक स्वीकार कर लिया कि अपनी इज्जत की खातिर उसने अपने भाई और अम्मी के साथ मिलकर गुल्फशा की पिटाई की और फिर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसका गला घोट दिया। उसकी लाश बाहर बरामदे में लाकर तौहीद ने ही डाली और घर का मुख्य दरवाजा भी भीतर से खोल दिया। तौहीद का कहना था कि शाम को गुल्फशा समीर से मिलने गई थी और घर आकर उससे निकाह करने की जिद कर रही थी। तब गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया। ऐसी बहन को मारकर वह फांसी पर चढ़ने को तैयार है। तौहीद के कबूलनामे के बाद दफा 302 और 34 IPC के तहत उसके साथ मोहित को भी विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके जिला जेल भेज दिया गया।